Welcome to another episode of Tuesday Talks. I am Iftikhar, the host of Tuesday Talks and the editor of the daily art newspaper Abir Pothi. In Tuesday Talks, we delve into art, bringing together experts, enthusiasts, artists, curators, educators, and individuals deeply engaged in art and culture in any capacity. Today, I am thrilled to have Amit Kalla from Jaipur. Amit is a visual artist, educator, and a poet. His first collection of poems, Hona Na Hone Se Pare, was awarded the prestigious Gyanpeeth's Young Poet Award, National Award for Emerging Poets. He has since published four collections, including Shabd Shabd Visarjan, Reet, Unreet, and One Death God all of which have been critically acclaimed. Recently, Amit has also been selected for the Chinese International's Artist Exchange Residency. Amit's artwork, one can be described as abstract, but what is abstract and what goes inside the mind of an artist when he is doing away with figurative art? We'll talk in detail in this episode of Tuesday Talk. Also, we will see his journey as an artist and what young artists can learn from him and take away from him, and everything we will be discussing in this episode. So stay tuned, and if you have not subscribed to our channel, please do so. Hello, Mitchi. How are you? Fine, thank you, Ifkar. Thank you so much for me to be in this show. तो आपका बहुत बहुत आभार शुक्रिया थैंक थैंक यू आपने समय निकाला हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल में से. सो अमित, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि यू हैव स्टडीड इन स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स जेएनयू एंड नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट. बोथ ऑफ देम आर प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री. तो इसने कैसे इन्फ्लुएंस किया आपके आर्टिस्टिक और लिटरेरी जर्नी को? इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. जी देखिए जेएनयू में तो मैंने स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स में था. तो उस समय पहला बैच हम जब गए थे तो पहला बैच इंट्रोड्यूस हुआ था, द फर्स्ट बैच दैट वाज. तो मैं कौन सा उसका ईयर था विद्यार्थी ये? रहा. तो ये 2003 की बात है, 2003. ओके. और उससे पहले आई वाज इन नेशनल म्यूजियम. लेकिन नेशनल म्यूजियम का ये है कि हमने डिसर्टेशन सबमिट नहीं किया. और उससे पहले स्टडीड इन नेशनल म्यूजियम, नॉट हैड अ डिग्री इन द हैंड. तो उसके बाद में फिर एक और मास्टर्स किया, मास्टर्स इन ड्राइंग एंड पेंटिंग. तो ये तीन प्रक्रियाओं से मैं गुजरा. तो म्यूजियम का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसका जो अनुभव है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो सबसे मैं कहूँगा कि एक वास्ट एक्सपीरियंस था मेरा विजुअल आर्ट्स से. क्योंकि उससे पहले जी. आई वाज डीपली इंडल्ज्ड इन लिटरेचर. सो आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो जैसी तैसी हम कहें हम्म. कि एक छोटी शहर की छोटे कॉलेज की स्कूल में आप वर्ड्सवर्थ से मुखातिब होते हैं, उससे रूबरू होते हैं, पीबी शैले वहाँ पे आते हैं. तो उन सब से एक लिटरेरी हमारा जो ऐसे एक टीचर हमें मिले, तो उनके साथ में पोइट्री को जानने की कोशिश की. लेकिन म्यूज़ियम में आने से पहले, म्यूज़ियम में जब आया, तो मैंने देखा कि वो पोइट्री कैसे एक फॉर्म में आती है. आपके सामने एक पूरा एक कल्चर, तो जिसको हम कल्चर कहते हैं, वो पोएटिक फॉर्म में आपके सामने है. आपके सामने रागमालाज़ हैं, आपके सामने दरबारी हम कहें कि चित्रकारी है आपके सामने, बारहमासा है, स्कल्पचर्स हैं, हम्म. तोरणाज़ हैं, सब आपके सामने. इंडस वैली सिविलाइज़ेशन पूरा का पूरा खुला हुआ है. जिन चीज़ों को, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम एनसीईआरटी की किताबों में कभी देखते थे, तो एक ऐसा जी. सौभाग्य मिला, एक ऐसा हम कहें कि मौका मिला कि उनको आप हाथ से छू रहे हैं, एक्सेशन नंबर लिख रहे हैं, मिट्टी उसकी हटा रहे हैं. तो जब म्यूज़ियम खुलता था, तो मैं सुबह उसके अंदर घुसता था. सीआरपीएफ की जो हम्म. बिल्कुल पहरेदारी वहाँ पे रहती थी, तो सबसे पहले हम्म. मेरा बैग स्कैन होके अंदर जाता था. और बिल्कुल बंद करवा के, लॉक करवा के, एक डॉसिन साहब हुआ करते थे, तो डॉसिन साहब के साथ में वापस निकलता था. तो वो आर्कियोलॉजी के इंचार्ज थे. तो ऑल्दो जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था, तब से आर्कियोलॉजी में कुछ इंटर्नशिप्स करने का अवसर मिला, मौका मिला. जी. जी. तो बहुत चीज़ें सीखा. और एक पैन इंडियन आर्ट
और आर्कियोलॉजी, तो पैन इंडियन स्केल से वो हमारे सामने वहाँ पर थी और उनके साथ में एक इंटरेक्शन शुरू हुआ। तो ये एक प्रोसेस रहा। फिर वहाँ से जेएनयू में पता चला एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स, तो वहाँ पे पहुँच गए और एग्ज़ाम दिया, पहुँच गए। तो डेस्टिनी है, वो आपको लेके जाती है। तो कुछ भी किया नहीं गया जी, चीज़ें होती गई हुँ, और हुँ। और कभी-कभी उस होने में मैं खुद भी रुकावटें भी पैदा करता था। फिर कभी गिरता, फिर खड़ा होता और इस बीच में कई आर्टिस्टों की संगत लगी। कई लोगों के जी। साथ में उठना-बैठना हुआ। हमारे एक दोस्त थे विजय शंकर जी, जिनका अब इंतकाल हो गया। तो उनके साथ में मंजीत बावा से मिलने का मौका मिला। वो एक आर्ट की मैगज़ीन चलाते थे। उस मैगज़ीन का नाम था कला पत्रिका क से वो मैगज़ीन थी। तो एक बहुत ही फिरदौसी किस्म का आदमी, एक रूहानियत से भरा हुआ आदमी, एक बड़ी शिद्दत और सदाकत के साथ में वो अपनी मैगज़ीन को चलाता था। अपनी नौकरी बैंक की छोड़ के आके दिल्ली में मंडी हाउस पे हमारी मुलाकात हुई और बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। वो मेरे पिता की उम्र के लगभग रहे होंगे। तो एक मुझे लगता है कि एक फादर और सन रिलेशन भी वो वहाँ हुँ, पर हुँ। उस तरीके का एजेंट भी था, स्कूल था। तो एक भावनात्मक बातचीत होती थी और ये कल्चर का आदान-प्रदान होता था। तो ही वाज़ पोएट ऑल्सो, तो उनके साथ में पोएट्री सुनने साहित्य अकेडमी, बहुत सारी चीज़ें। तो एक कल्चरल पूरे डोमेन को, स्पेशली दिल्ली के और मंडी हाउस के जो कल्चरल डोमेन को हुँ, नज़दीकी से देखने का, जानने का मौका मिला। एनएसडी में थिएटर्स देखे। एनएसडी में हम निर्मल जी के साथ भी गए, निर्मल वर्मा जी के साथ। वो निर्मल जी के अच्छे मित्र थे। निर्मल जी का भी आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट था। तो एक बार मैं उनके साथ में मथुरा म्यूज़ियम गया। मुझे उनको एस्कॉर्ट करने हुँ। का मौका मिला, गाइड करने का। तो निर्मल वर्मा को बड़ा नज़दीकी से देखना, जानना, तो उनकी जो आँखों में मैं कहूँ बचपना था, जो बच्चे जैसी एक इनक्विजिटिवनेस, क्वेस्ट, हुँ, हुँ। इंक्वायरीज़, वो मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। और वो लगातार एवरी डे, एवरी मोमेंट कुछ लर्निंग था। किसी पेंटर के स्टूडियो, तो निर्मल जी के साथ में राम कुमार जी से ताल्लुक़ हुआ। र ऐसे जुड़ती गई चीज़ें। तो भोपाल स्कूल के बहुत सारे हमारे दोस्त थे। हुँ, हुँ। शकरपुर में लक्ष्मी नगर में रहते थे, किराए के एक कमरे में। तो उनके साथ में हुँ, रूम हुँ। शेयर करने का मौका मिला, तो एक प्रोसेस समझ में आया और वहाँ पे उनसे एब्स्ट्रैक्शन की बातचीत। ये धीरे-धीरे सारी चीज़ें तो पोएट्री में एक एब्स्ट्रैक्शन था, लेकिन जो विज़ुअल आर्ट्स में जो एब्स्ट्रैक्शन है, तो वो तो उस्तादों की ही देन है, जो थोड़ी-सी मुझे नॉलेज है। तो आप आर्ट के साथ कब से जुड़े हुए हैं? क्या आपको कब पता लगा कि का आपकी दिलचस्पी आर्ट में है? बचपन से या आपने ग्रेजुअली डिस्कवर करा पोएट्री के साथ-साथ? कैसे हुआ ये? नहीं, वैसे तो एक आर्ट से तो एक कनेक्शन था बचपन से, क्योंकि हुँ, एक आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन था, एक अंदर से फोर्स बार-बार चीज़ों को आपको आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द फ्रेम देखने की मैं कहूँ कि एक स्वभाव बना था, चीज़ों को हुँ, क्रिएट करना, कैसे-कैसे करना। अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो ये हमारे घर का एक किचन गार्डन हुआ करता था और यही मेरी मेरी जो खेलने की सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी। तो मैं आपको एक दिखा भी सकता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद में, कि हाँ, यहाँ पे ज़ ये ज़रूर। कभी कच्चा मिट्टी हुआ करती थी, तो हुँ, मैं वहाँ पे सुरंगें बनाता था मिट्टी के अंदर खोद-खोद के वाह! और मेरी दादी यहाँ पर बैठा करती थी और बस वो ऑब्ज़र्व हुँ, करती रहती थी, मुझे देखती रहती थी और एक वो मेडिटेटिव मोड में रहती थी, तो एक बस वो देखती रहती थी चुपचाप और मैं वहाँ पे पानी के साथ में खेलता रहता था। तो ये बहुत बरसों तक मैंने किया। अनायास मतलब हुँ, जनरली बच्चे जल्दी छोड़ देते हैं ये सब चीज़ें, तो मैं काफ़ी इवन 9-10 तक ये सब चीज़ों में लगा रहता था। पत्थरों को तोड़ता था, वो उसको चिज़लिंग करने की कोशिश करता था, लेकिन ये समझ नहीं थी कि स्कल्पचर कैसे निकलेगा। वो हुँ, टूट जाते थे। मैं हुँ, रेडियोज़ खोल लेता था, रेफ्रिजरेटर्स को खोल के उसमें से कुछ इंस्टॉलेशन जैसा कुछ बनाने की कोशिश। एक बार एक तोप हुँ, बनाई हमने, दीपावली के दौरान, तो बारूद वगैरह वाह! निकाली थी। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो एक आर्टिस्ट ही था जो बार-बार फ़ोर्स कर रहा था अंदर से बाहर आने के लिए। लेकिन वो एक कोई रास्ता नहीं था। तो म्यूज़ियम ने और इन संगति ने हमें
वो रास्ता मुहैया करा। बिल्कुल। तो आपकी जो पोएट्री है होना ना होने से परे काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है एंड काफ़ी पैराडॉक्स एक उसमें देखने को मुझे मिलता है एंड तो कैसे हुआ ये? इसके पीछे की जर्नी क्या है और इंस्पिरेशन मैं जानना चाहूँगा? देखिए कि जब जेएनयू नहीं पहुँचा था, उससे पहले से कुछ-कुछ कविताएँ लिखना शुरू किया, पोएट्रीज़ लिखता था। यहाँ पे भी था, जब स्कूल में पढ़ता था तो कुछ तुकबंदियाँ लिख के कुछ वज़ीफ़े लेके आ जाता था। बहुत कई बार ऐसा हुँ, होता था कि कोई अवार्ड ले आए, कुछ तुकबंदी करी। तो वो तुकबंदियाँ करने की एक थोड़ी-सी स्वभाव में थी, आदत में था तुकबंदियाँ। लेकिन जब बड़े पोएट्स के साथ में उनको सुना, उनको देखा, कुँवर नारायण थे वहाँ पे एक अच्छे पोएट, बड़े पोएट जो अब नहीं हैं शायद। तो कुँवर जी की कविताओं को पढ़ा, मुक्तिबोध को पढ़ा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से हम मुखातिब हुए। ऐसे करके बहुत सारी जो हम कहें कि पोएट्स के साथ में और मेरे प्रोफ़ेसर एच.एस. शिव प्रकाश जेएनयू में थे, स्कूल हुँ, ऑफ हुँ, आर्ट एंड एस्थेटिक्स में। सो शिव प्रकाश जी हिमसेल्फ इज़ अ ग्रेट पोएट। वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग पोएट हैं, कन्नड़ा के पोएट हैं। तो उन्होंने कन्नड़ पोएट्री से हमारा ताल्लुक़ कराया। उन्होंने तमिल के जो अ, आलवार, नायनार, सेंट पोएट्रीज़ है, उनसे हमारा ताल्लुक़ कराया। गुरु नानक देव की, रज्जब की, बुल्ले शाह की तो इन तमाम कवियों से एक पैन इंडियन सिनेरियो के अंदर शंकर देव, नामदेव, तो ऐसा कोयम्पू, बहुत सारे नाम हैं। तो वो हम लोग हुँ, उनके साथ में कविताएँ सुनते थे और फिर वो हमें बोलते थे कि आप कविता लिख के तो हम जब कविता लिख के ले जाते तो वो कहते अद्भुत, तो चाहे कुछ भी लेके जाओ। तो वो अद्भुत करते एक दिन वो पूरा कलेक्शन हो गया। तो फिर हुँ, ज्ञानपीठ की एक स्कीम निकली, तो उसमें था कि आप दे सकते हैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैंने कहा जी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो होने ना होने से हुँ, परे इसका नाम रख दिया। तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा वाह! तो ठीक है। तो वो नाम वो जो पोएट्री थी वो सेलेक्ट हुआ हुँ, और मुझे 2007 के अंदर 2007 में वो यंग ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। एक पोएम हुँ, की बुक पब्लिश हुई, कुछ कैश अवार्ड मिला। वहीं एक हुँ, ऑडिटोरियम में दिल्ली में कार्यक्रम भी हुआ। तो एक वो सुंदर प्रक्रिया थी और लेकिन मज़ा आया उस पूरे प्रोसेस में और वो एवरीडे किया गया काम था। हर दिन कुछ-कुछ हुँ, लिखते थे, कुछ एक्सपीरियंस करते थे। जेएनयू में जब पतझड़ आया है या जेएनयू में बहार आई है, जेएनयू में हुँ, बोगनवेलिया खिला है, पेरियार के मुहाने पे एक कविता है, तो हुँ, पेरियार हॉस्टल का मेरे नाम था, मैं वो या पेरियार में रहता था, तो उसके सामने गुलमोहर था, तो वो गुलमोहर के रंग मैं तो इसी में था जी के चलो शकरपुर के एक मकान से, छोटे से कमरे से आप जेएनयू में पहुँच गए। अब आप कहीं पर भी हुँ, घूमिए, वहाँ तो आपका कमरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता था। अभी तो बिल्कुल। बड़ी एक सरहद है आपकी, आप घूमिए, पारसारथी रॉक में कहीं, मैं खूब जंगलों में घूमता, अकेला घूमता, मज़ा आता। तो हुँ, उसको मैंने बहुत हुँ, किया, तो उसने कहीं न कहीं पेंटर जो और पेंटिंग भी करता था। स्टूडियो एक ब्रीफ़केस हुआ करता था, छोटा-सा अटैची, हुँ, तो उसको पलंग के नीचे खिसका देते, निकालते, उसमें इंक, पेपर्स वग़ैरह वही जो वहाँ के स्टेशनरी शॉप पे मिलती थी, कुछ किए हुँ, हुए थे। तो ये ऐसे जर्नी हुँ। है मेरी। जेएनयू में आपका फ़ेवरेट सीज़न कौन-सा है साल का? सारे ही सीज़न्स वहाँ पे तो फ़ेवरेट सारे हैं मेरे, सीज़न सब हाँ, सारा और स्पेशली ये जो अक्टूबर, नवंबर का जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ होता है, तो उसमें वो हुँ, 5 हुँ। फूल 5 पत्तियों वाले पेड़ों से जो खुशबू आती है, वो हाँ, कमाल की हाँ। होती है। अरे वो अमेज़िंग, मतलब तो अमेज़िंग। वो और वो रात को वो खुशबू आती है, तो आप वो ज़हन में ऐसी बसती है कि आप उसको अगर उसके एकदम साथ सही कह आप रहे हैं आप। ज़िंदगी भर जी सकते हैं। और फिर जो अप्रैल में बोगनवेलिया जब खिलता है गर्मी की तपिश से फिर हुँ, बोगनवेलिया के बाद में अमलतास आता है, पीला हो जाता है पूरा तो एकदम। मज़ा तो आता है। और मैंने उसकी प्रकृति का भरपूर आनंद लिया, बड़े-बड़े कुछ नहीं, मस्ती करते थे, लेकिन उस सब चीज़ों का आनंद लिया। तो एक कलाकार को पोषित करने में, कलाकार को हम कहें कि हुँ, उसके मादे को बढ़ाने में जेएनयू का बड़ा हुँ, हुँ। उस नेचर का बड़ा और फिर मुझे वर्ड्सवर्थ याद आते हैं कि "Behold a single in the field, yon solitary बिल्कुल। Highland lark, weeping and singing by herself, stops here or gently turns." तो ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारी सॉलिटरी रीपर्स मुझे दिखती थी, तो वो मन ही मन में प्रेम होते थे, बड़ा
जगह ही कुछ ऐसी है कि आप अगर रोमांटिक नहीं भी हैं तो भी आप हो जाएंगे। तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि कहीं जा नहीं सकते, 2 दिन का वेकेशन हो जाता है अगर जेएनयू में जाके स्पेंड कर रहा हूँ किसी फ्रेंड के यहाँ पे थोड़ा सा टाइम, बारिश के मौसम में खासकर। अमेजिंग अमेजिंग। तो आपने, और अमित बीच-बीच जी, में अभी जब बात करी। या प्लीज गो अहेड। बीच-बीच में जब ये गैप्स आते थे, मान लीजिए कोई छुट्टियाँ आती थी, तो मैं मसूरी चला जाता, मनाली चला जाता, तो हम्म। एक-एक रात में पूरे हिमालय को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता। बहुत जी। ट्रैवल वगैरह, और क्या होता था कि कुछ कुछ पेंटिंगें बिकती थी साहब। तो ये सब एक पूरा, मतलब हर मोमेंट को पूरा उसका मैंने कहा जिया है उसको, और उसका मज़ा लिया। तो फिर उनको ड्राइंग्स के अंदर कुछ-कुछ क्रिएटिव क्रिएशंस में वो सब लाते थे। बुक कवर्स करना, कुछ-कुछ पेंटिंग्स को प्रोफ़ेसर्स लोग थे, वो लोग पेंटिंग खरीदते थे। फिर गैलरीज़ थी छोटी, तो सस्ते-सस्ते काम भी दे देते थे, तो वो काफ़ी होता था वो। हम्म। अच्छा। अमित जी, आपने अभी पैन इंडिया की बात करी एंड दिल्ली, जेएनयू, ये जगह जानी ही जाती है जहाँ पे पूरे इंडिया से, वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मिलता है। एंड आप राजस्थान से आते हैं, जयपुर से, तो अपने आर्ट में, अपने पोएट्री में वो बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं एंड कहाँ पे देखते हैं कल्चरल आइडेंटिटी को एज अ राजस्थानी और एज अ ग्लोबल सिटीजन? जी। देखिए, एज़ अ राजस्थानी की अगर मैं बात करूँ, तो मैं राजस्थान में भी हमारे जो पूर्वज थे, वो जैसलमेर के आगे एक गाँव है लोदुरवा, तो वहाँ से के थे। हम्म। तो वो ये पूरा रेगिस्तान को पार करके इधर आए थे कभी किसी ज़माने में। तो रेगिस्तान का जो कैनवस है वो बहुत विस्तृत होता है। उसका जो विस्तार बहुत होता है, वो कैनवस बड़ा होता है। तो हॉराइज़न लाइन वहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई देती है। और दूसरा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग पलायन नहीं करते। उस माटी के साथ में, उस परिवेश में, उस वातावरण में उससे संघर्ष करते हैं। तो वो संघर्ष मुझे कहीं न कहीं मेरे अपने जीवन में वो दिखाई दिया। वो चाहकर भी, ना चाह के भी कहीं न कहीं भीतर आया कि भई किसी भी आपको पलायन नहीं करना है, आपको उसमें लगे रहना है। उस पानी का जितना गहरा पानी है, तो उतनी ही गहरी वाणी भी है। तो उस पानी और वाणी की परंपरा को समझना है। तो विजय शंकर जी के मित्र अनुपम जी भी थे, अनुपम मिश्र, तो कभी-कभी वो जो पानी के लिए जाने जाते थे, गांधी पीस फाउंडेशन में उनका दफ्तर हुआ करता था, तो उनके पास जाते थे, उनसे बात करते थे। तो अपने ही स्टेट को कई दृष्टि से देखने का, कई हम कहें कई आँखों से देखने का मुझे अवसर मिला। और फिर उनकी प्रेरणा से जैसलमेर को फिर से दोबारा देखा, बाड़मेर को देखा। तो ये सब कहीं न कहीं पेंटिंग में उतरे। वो कैक्टस आए, डेज़र्ट का एक, हम कहें कि एक एक उसकी झलक वो पेंटिंग्स में आई। एक बार तो ऐसा हुआ सर कि इलाहाबाद में एक कैंप में था मैं, और जी। कैंप में छोटे ही थे उस समय, इतना 30 साल पुरानी बात है, 19 तो कैनवस रखे थे सब आर्टिस्टों के, सब अपनी-अपनी तैयारी कर रहे थे। तो हम कॉफ़ी पीने जी। गए, तो वो कॉफ़ी से पहले उन्होंने कुछ ड्राई कॉफ़ी उसमें रख रखी थी। तो ऐसा ही लगा, चलो कॉफ़ी इसी से पेंटिंग कर देंगे। तो उस कॉफ़ी से हमने कैनवस को पेंट कर दिया, और बड़ा सुंदर टेक्सचर आया, ऐसे लग रहा था कि सैंड ड्यून्स हैं, और कुछ अच्छे फॉर्म्स हम्म। उसमें क्रिएट हो गए। तो एक डिप्टिक कैनवस था, 2 कैनवसों का एक, और वो कभी बना के उसको छोड़ दिया ऐसे। और वो उनके पास में जिन्होंने कैंप को कराया था, उनके पास में रहा। वो कैनवस किसी को सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील ने उसको खरीद लिया, और वो उनके घर में चला गया, और उनको ये लगा कि राजस्थान का आर्टिस्ट है, डेज़र्ट को पेंट किया है। चलो ये हमारे लिए एक, हम कहें कि एक एक इम्पोर्टेंट पेंटिंग होगी हमारे घर के लिए, ये अच्छा रहेगा। तो धीरे-धीरे वो क्या हुआ जी कि कॉफ़ी के रंग उड़ने लगे। तो वो पेंटिंग मिस्टर इंडिया हो गई। उसमें से सब कुछ गायब होने लगा धीरे-धीरे, कहीं धूप आती होगी या कुछ, क्योंकि वो इतनी समझ हम्म। नहीं थी कि उसमें बाइंडिंग एजेंट भी डलता है, या प्राकृतिक जो रंग हैं, नेचुरल कलर्स, उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो वो धीरे-धीरे हम्म। पेंटिंग गायब हो गई। तो उनका फ़ोन आया, "अरे! अमित भाई, ऐसा गड़बड़ हो गया।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, मैं आपको एक और पेंटिंग दे दूँगा।"
तो ये बहुत सारी स्टोरीज़ भी इनके साथ-साथ में चलती है। फिर उसके बाद में जो रेगिस्तान का जो एक तत्व है, तो हमारे अजमेर के पास में एक दादू दयाल, ही वाज़ अ सूफ़ी सेंट, दादू और रज्जब, ये एक सूफ़ी सेंट थे। तो दादू के ये 15th सेंचुरी के ये सेंट्स जी। थे। तो इनका इनके स्थान है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाते थे। तो वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट अ, वे में इस पूरी लाइफ़ को वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो म्यूज़िक के मार्फ़त वो अपने परवरदिगार को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, अपने ईश की उपासना करते हैं। तो वहाँ पे मैं बैठा रहता हूँ, उसके ऊपर एक सीरीज़ बनाई है। तो पूरी दादू पे एक सीरीज़ है, लंबी सीरीज़ है। तो उसपे पोएट्रीज़ भी लिखी। तो पोएट्रीज़ में एक जगह आता है कि वो कहते हैं कि रंग धोखा देते हैं। तो रंग जो हैं वो धोखा देते हैं। तो हमने कहा, गलत कहा किसी ने कि रंग धोखा देते हैं। शब्द हम्म, पहले या रंग क्या कहते हैं? चीज़ें रंग बदलती हैं, इंसान रंग बदलता है, लेकिन रंग अपना रंग कभी नहीं बदलते प्यारे। शब्दों की ज़ुबान तो तुम्हारी है कल्पित, रंगों की अपनी भाषा, अपना व्याकरण होता है। रंग दिमागी चतुराई से नहीं पढ़े जाते, रंग ज्ञान की छलनी से नहीं छाने जाते, उन्हें तो बस डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट क्या है कि अनुभूति की जाती है, उन्हें तो बस आप दिल में हम्म, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे ये सब रेगिस्तान की देन है। और माटी का अपना एक स्वभाव है, ऐसा ऐसा खिरती है, जैसे समय खिरता है, वैसे माटी खिरती है। माटी रचती भी है, माटी बिखरती भी है। तो रेत के भी रंग हैं, रेत के राग हैं। तो मुझे लगता है कि उस रेत ने तपाया है, उस रेत ने बहुत बहुत मज़बूती दी है। हम्म, और रेगिस्तान में वैसे कोई रंग नहीं है। तो लोगों ने जो है, राजस्थान के लोगों ने अपने लाइफ़ में, अपने परिधानों में, कपड़ों में उन रंगों को खूब स्प्लैश किया। पोएट्रीज़ में खूब रंग वो देखने को मिलते हैं, आर्किटेक्चर में वो रंग देखने को मिलते हैं। हम्म, तो साउंड में वो रंग है, राजस्थान के म्यूज़िक में वो रंग है। तो किशोरी ताई कहती हैं कि मुझे राग उतरता दिखाई देता है, तो वैसा ही रंग जो है वो भी उतरता दिखाई देता है। वो उसका जो तिलिस्म है वो पल-पल हमको हमको उसकी अनुभूति। uh, I don't see your art very different from your poetry. मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली वोवन है। और यहाँ पे आपने मल्टी डिसिप्लिनरी आर्ट की भी बात करी कि साउंड में कैसे एक वैरायटी रिच कलर देखने को मिलता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि what is that art thing which is common in visual art, literature, music या किसी एक absurd चीज में, जैसे pasting a banana with a duct tape, ठीक है? इज इट दैट फिलोसफी या क्या चीज है वो? अगर फिलोसफी है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। कुछ भी आप बहुत ही इंडिविजुअल नहीं देख सकते चीज़, और वो जायज़ भी नहीं। क्योंकि हम खुद भी कोई इंडिविजुअल नहीं है कि ये जो ब्रेन है या ये बॉडी है या ये जो फिजिकल जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत स्पेसिफिक आइडेंटिटी दे के कह दें कि ये है। हो सकता है इसमें बहुत चीज़ों का मिक्सचर है यहाँ। बहुत सारे, हम कहें कि वेव्स, एक के ऊपर एक सतहें, बहुत सारी सतहें हैं। अब पता नहीं, अगर आप खोलेंगे तो ये, क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये एक अलग इसका स्वभाव है। इसको जानने के लिए आपको मतलब राइट फ्रॉम द ट्रांस हिमालयन टू जावा, सुमात्रा, कालीमिंटन, इस पूरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत बहुत कुछ है, अलग-अलग जगह से। इतनी सारी हवाएँ यहाँ पर हैं। तो इसी तरह से जो आर्ट्स है जितनी भी, वो बहुत इंटरकनेक्टेड है, और ये बात पक्की बात है। अगर आप आज के समय में हम इंडिविजुअलिटी को लेके ही चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। इंडिविजुअलिटी को तो पाना है, आपको अपने सिग्नेचर को बनाना है, लेकिन जो होलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि आप पेंटिंग को देखते हैं आँखों से उसको उसको छूते भी हैं, क्योंकि आपको ये तालीम है, ये अलाउ नहीं करती कि आप उसको हाथ से छुएँ। आपको उसको आँखों से छूना है, किसी भी पेंटिंग को। आपको उसको टेस्ट भी करना है।
सिज़ेन के जो एप्पल्स रखे हैं या वैन गॉग के जो पोटैटो ईटर्स हैं, आप भी उस पोटैटो का टेस्ट करते हैं, आप उसको और वो भी आँखों से टेस्ट करते हैं। उसका साउंड आँखों से सुनते हैं। तो ये सारी जो हम कहें कि सेंसरी जो हमारा है, तो ये विज़ुअल, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट ये सब एक जगह पर मिलता है और इनको हम ऐसा फ्रेगमेंटेड चीज़ों को नहीं देख सकते। गेस्टॉल्ट का जो साइकोलॉजिकल हम कहें एनालिसिस, ये जो दुनिया जो जी। है साहब, ये आपको टुकड़ों-टुकड़ों में चीज़ों को देखना सिखाती है, काट-काट के, फ्रेगमेंटेड। हम्म, और जो आर्ट्स हैं, वो आपको कहती है कि आप इसको होलिस्टिक देखें। गेस्टॉल्ट वहाँ पर हमारी कहीं न कहीं मदद करता है। कार्ल ज़ुंग जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस की जो बात करते थे, वो आपकी यहाँ पे कहीं न कहीं मदद करते हैं। तो ये जो बहुत इसलिए होल हमको देखना पड़ेगा। म्यूज़िक में किंडेंस्की की अगर हम बात करें, तो किंडेंस्की कैसे म्यूज़िक को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं अपने पेंटिंग्स में और कैसे पेंटिंग को म्यूज़िक में ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। उनका तो पूरा पूरा अध्ययन ही इसी के ऊपर था। पूरा पढ़ाई उन्होंने इसी पे किया बाद के समय के बाद, बाउहाउस के बाद में। पूरा इवन बाउहाउस के दौरान जो उनके काम किए गए तो वो भी सब म्यूज़िक के ऊपर है। तो हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते। बहुत होलिस्टिक है, पूरा सबको समझना पड़ेगा। उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें पोएट्री भी है और पोएट्री तो सबसे बड़ा हम कहेंगे कि सपोर्ट है, एक पुश करने वाला है कि आपको विज़ुअलाइज़ेशन, पोएट्री से बड़ा कुछ भी हम विज़ुअलाइज़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिक है, लेकिन आज आर्ट कॉलेजेस में पोएट्री नहीं पढ़ाई जाती। मुझे लगता है कि पोएट्री बेसिक है, राइट। आपको कविताओं से शुरू करना पड़ेगा, चित्र की अगर जर्नी करनी है। जापान में जो हाइकूज़ करते हैं, हाइकूज़ के साथ में एक स्ट्रोक लगाते हैं, तो वो हाइगा बन जाता है। तो वो हाइगा है, जहाँ पर एक कोई शेर का मुँह या बिल्ली की एक पूँछ उसमें से लटकती नज़र आती है और इधर 3 लाइन का पोएम है। कितना कमाल है। या पुराने जो मिनिएचर थे हमारे, चाहे मुगल मिनिएचर में, चाहे पहाड़ी मिनिएचर में, चाहे आप जो राजपूताना के मिनिएचर थे, डेक्कन के मिनिएचर थे, सभी मिनिएचर में इन सारी आर्ट्स को बड़ा कंबाइन किया। नहीं तो हम कैसे रागमाला को बनाते, हम कैसे बारहमासा को क्रिएट करते, हम कैसे मतलब चौरा पंचासिका को अगर जैन ट्रेडिशन की पेंटिंग्स देखी तो वहाँ पर भी वो संगीत है, वहाँ पर भी वो थिएटर के एलिमेंट हैं, वहाँ पे सब कुछ। तो अमित जी, जब आप जयपुर से दिल्ली आए और अभी तक के इस जर्नी में आपको लगता है कि आपका जो लैंग्वेज है आर्ट का वो चेंज हुआ है? सर चेंज नहीं है, अभी तो बन रहा है, अभी कुछ बना ही नहीं, जो चेंज क्या होगा। अच्छा। और ये क्या है कि ये एक कंटिन्यू होने वाला है, हुँ, जो मसौदा, ये इट्स अ प्रोसेस बेस्ड। मैं कोल्टे साहब को हुँ, बहुत याद करता हूँ, उनके साथ में जब भी समय मिलता है उनसे सीखता हूँ। तो प्रभाकर कोल्टे कहते हैं कि भाई प्रोसेस बेस्ड जर्नी करो, जिसको हम कहते हैं हुँ, कि प्रक्रिया सम्मत। तो अगर प्रोसेस में है तो आप निरंतर सीखना है, जब तक लास्ट ब्रीथ है, तब तक हमको अपना उस हुँ, लैंग्वेज को बनाना है। तो अभी तो बनाने का समय है, पता नहीं क्या होगा। और हर पल आपको कुछ-कुछ नया सीखते जाना है। और यहाँ पर थे तो कुछ और थे, वहाँ पर हैं कुछ और हैं, कहीं और जाएँगे कुछ और। और ये बदलाव को मैं बहुत सुंदर मानता हूँ, इससे बहुत बहुत इसकी ब्यूटी है। सीज़न्स बदल रहे हैं, पेड़ बदल रहा है, पूरी कायनात बदल रही है। हमारे अंदर भी वो चीज़ आना चाहिए, ये पूरा शरीर बदल रहा है, बॉडी बदल रही है, तो हमारा थॉट क्यों नहीं बदल? और ये बदलाव जो है, ये कहीं न कहीं कला का असल सौंदर्य है, उसका एक तत्व है, एसेंस। तो इससे मैं ये जानना चाहूँगा कि न्यू मीडियम ऑफ आर्ट एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, इनका यूज़ हम देखने लगे हैं आज के सिनेरियो में आर्ट आर्ट में। तो एज़ अ टीचर आप कैसे देखते हैं एंड what do you suggest to your students and how do you perceive artificial intelligence and technologies like these in art field? रिसेंटली अभी दिल्ली में ही ट्रिपल आईआईटी का एक प्रोग्राम था, तो उसमें दे इनवाइटेड मी टू एज़ अ गेस्ट।
तो उसमें कुछ जजिंग करना था। कुछ पेंटिंग्स एआई ने बनाई, कुछ पेंटिंग्स स्टूडेंट्स ने बनाई। तो उसके बाद में कुछ बातचीत के दौर भी चले। तो मुझे लगता है कि हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जब सबसे पहले कैमरा आया होगा तो लोगों ने को लगा होगा, बहुत डर गए होंगे, भयभीत हुए होंगे कि अब तो खत्म, अब पेंटिंग नहीं, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब कैमरा आ गया। बड़ा फ़ोर्स था, बड़ा भारी उसके अंदर उसका जो हम कहें कि कैमरा नो डाउट वो भी एक फाइन आर्ट है। फ़ोटोग्राफ़ी इटसेल्फ एक फाइन आर्ट। हमारे एक दोस्त हैं हिमांशु जी, वो बहुत वो जब वो कहते हैं कि क्लिक करते हैं तो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ का कनेक्शन होता है। तो हम उनसे निरंतर उन नए चीज़ों को सीखते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, एआई के पास में शब्द है सिर्फ़ और अभी उसकी उम्र जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी कच्ची उम्र है अभी है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन का एआई कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि वो क्रिएशन में मुकाबला कर सकता है, इमेजिनेशन में मुकाबला कर सकता है। आप आप वो वर्ड्स पकड़ता है सिर्फ़, शब्द पकड़ता है। रचना जो है, वो एक अलग मसौदा है। रचना और ह्यूमन ब्रेन की जो रचना एक जहाँ पर मनुष्य की रचना या मनुष्य का जो सोचना इंसान का वो बहुत बड़ा है उसके पास में उस फोर्स और मतलब लेकिन ये है कि हमको थोड़ा तैयारी तो रखना पड़ेगा कि वो कैसा सोचता है और हमें भी अब जैसे वो अपने आप को तैयार करता है वैसे आपको भी अपने आप को तैयार करते रहना पड़ेगा। आपको भी अपना जो वोकैब्युलरी, अपना शब्दकोश, अपनी स्मृतियाँ, अपना जो अनुभव, अपना जो सेंस उसको उसको और शार्प करना है। आपको भी वो जो सिमियोटिक्स को पहचानना पड़ेगा। तो ये करते-करते ये बहुत ये कॉग्निटिव प्रोसेस है सर, ये एक संधानात्मक प्रक्रिया है। तो उससे उससे निरंतर एक कलाकार गुज़रता है, लेकिन ये डरने का वो मसौदा नहीं है कि आपसे आप डरें कि वो हमें हमें खा जाए, ऐसा नहीं है। आप उस चैलेंज लीजिए जी। आप वो ये कर सकता है, आप और कुछ नया करिए। तो इससे आप ही के बाजू ही मजबूत बनेंगे, आप ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो मुझे या मे बी दोनों कोलैबोरेट करके भी काम कर सकते हैं। कोलैबोरेट करके भी काम करें। कोलैबोरेशन तो होता ही है, वो तो हमेशा होता है। आज भी बहुत सारे आर्टिस्ट चाहे वेस्ट में, चाहे ईस्ट में, कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तो ये है ऐसा। तो कोलैबोरेशन में आराम से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि हमारे पास में एक अलग ताकत है। इंडियन जो माइंड है, इसके पास में एक अलग किस्म की ताकत है। मैं कई बार वेस्टर्न आर्टिस्टों के साथ में हमारा राब्ता होता है, हम मुखातिब होते हैं उनसे। तो उधर बहुत ही साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हैं। अपना जो आर्टिस्ट है वो बहुत ठहरा हुआ है, बड़ा उस मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारी आप चोटें खा के यहाँ तक पहुँचता है। चिज़ल्स चले हैं आपके ऊपर, बहुत सारे चिज़ल्स हैं, तो बहुत आप स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली। तो वहाँ पे मान लीजिए किसी की पेंटिंग बिगड़ती है, कैंप की बात बताता हूँ मैं आपको, किसी की पेंटिंग बिगड़ गई, अब वो बिल्कुल पूरा एक आप साइकोसिस हो जाता है, आप बहुत परेशान है, 3 दिन तक बात नहीं करेगा, स्टूडियो का बंद, डोंट हैं, मतलब आप डोंट कम विदाउट परमिशन और इंडियन जितने भी या इस तरह तरफ के लोग हैं, इवन जापानीज़ गेट खोलेंगे, आइए, काम करिए, देखिए, तो एक इनसिक्योरिटी नहीं है जी हमारे पास। हम कुछ और नया करेंगे और अपनी चीज़ के साथ में कन्विक्शन के साथ में खड़े होने की ताकत, ये मादा हम लोगों के पास है। इसलिए ऐसा ना तो वेस्ट से डरने की ज़रूरत है, ना ये एआई वगैरह से डरने की ज़रूरत है। आप तो रचना करते जाइए। और कलाकार जो होता है वो देने वाले समाज का रिप्रेजेंट करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। जब आप देने को उतरें, तो क्या डरना और क्या जो मतलब परेशान होना, आप तो करते जाइए, किसी भी फॉर्म में दीजिए। तो ये है, देने वाला तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। Amit ji, you have been selected for the Chinese International Artist Exchange Residency. So, are you excited? And I want to know कि क्या process है, क्या eligibility criteria है, and what is the selection process and how one can apply for that? हुँ, हुँ। ये एक जनरल स्कीम था। इससे पहले मैं लास्ट ईयर मार्क रोथको फेलोशिप में भी गया था, रेज़िडेंसी भी गया था। मुझे लगता है कि जितनी भी इंटरनेशनल रेज़िडेंसीज़ हैं, वो एक बायोडेटा को ज़रूर देखती हैं आपके। तो Hmm. आपका जो पार्टिसिपेशन, आपका जो वर्क करने का जो स्किल है, वो हमें
उसमें इज़ाफ़ा करना पड़ेगा। हम मतलब मीन्स एक नए कलाकार को, तो नए कलाकार को अपने एक एक अपनी अपनी लैंग्वेज को रचना। कंसिस्टेंसी आपके काम की जो कंसिस्टेंसी है, आपकी लैंग्वेज है, अब हज़ार कामों में आप वो वो जो सिग्नेचर का जो अप्रोच है, उसको थोड़ा-सा बनाएँ। अपने थोड़ा-सा हम ये कहें कि बायोडाटा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, अच्छा बायोडाटा बनाएँ और बनाएँ मीन्स कि पार्टिसिपेट करें। एवरी डे आपका जो काम है, वो कंट्रीब्यूट करता है। हर दिन का काम। एक ड्राइंग भी जो है, वो भी आपको पता नहीं कहाँ पे जैक्सन पोलक अवार्ड दिलवा सकती है। एक-एक ड्राइंग जो है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक-एक थॉट प्रोसेस आपके का इम्पोर्टेंट है और दूसरा कि पुराने हमारे कहाँ-कहाँ पे पार्टिसिपेशंस हैं, वो भी मुझे लगता है कि शायद रिव्यू करते हैं। तो ऐसा करके आप मतलब अपना लैंग्वेज लैंग्वेज बनाना है सबसे पहले, अपना सिग्नेचर, लैंग्वेज, एक रास्ता तलाश करना क्योंकि जो देखने वाला है, उसे साफ दिखता है कि अब ये किस दिशा में जा रही है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं आजकल, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कौन-कौन सी रेज़िडेंसीज़ ओपन है, कौन ओपन इन्विटेशन दे रहा है, तो उनको आप भरिए। बहुत सारी पैसा माँगती हैं, उनसे थोड़ा बचिए क्योंकि कलाकार के पास तो पैसा होता नहीं है, अपने देश के कलाकारों के पास। तो हम भी उसी मुफ़लिसी में रहते हैं साहब, है तो खर्च कर दिया, नहीं है तो चुपचाप बैठे। तो ये सब चलता रहता है, तो ढूँढते हैं कहाँ पे अपना आप पैसा नहीं लग रहा है। तो आपने अभी कुछ वेबसाइट्स का बताया, तो आप अगर कुछ ऐसे वेबसाइट्स मेंशन कर पाएँ हमारे आर्टिस्ट्स के लिए जो ये एपिसोड देखेंगे। सर अभी तो कुछ ऐसा सीधा तो नहीं आ रहा लेकिन जैसे गूगल आप जब करेंगे, तो ओके, मैं तो ओके। ऐसा डालता हूँ, मैं तो जनरली जो है अच्छा। इसमें मैं थोड़ा कमज़ोर भी हूँ, तो मैं डालता हूँ आर्टिस्ट इन रेज़िडेंसी 2020 23-24 तब एक सीरीज़ ऑफ हुँ, वेबसाइट्स हमारे सामने आती है, तो फिर ओके। आप उसको हुँ, उसको एनालाइज़ करिए कि आपके लिए कौन-सी ठीक है, कौन-सी नहीं रहेगी और ये जो कहती हैं कि इसको अप्लाई करने का फ़ीस दीजिए, उनसे तो मैं दूर भाग जाता हूँ। तो उसमें मैं एक और हुँ। डालता हूँ कि फ्री वाली कौन-सी है, फ्री एप्लीकेशन कहाँ पे हो यस। पाएगा। तो हुँ, तो तो करते-करते आप 4 जगह डालेंगे, 1 जगह हाँ, फेलियर भी होते हैं। आर्टिस्ट को फेलियर से नहीं हुँ, डरना चाहिए, फेलियर से। ऑफ़ कोर्स। हमें एक स्वभाव हो गया कि हम फेलियर से डरते हैं जी। फेलियर तो सबसे बड़ी हम कहें कि वो तो एक हमारे लिए एक रिवॉर्ड है फेलियर, क्योंकि वो आपको बेहतर होने का अवसर देता है। अभी फिर और उसको सहन करना। आपकी निंदा होती है, आपका निष्कासन होता है, हैं? हुँ, आप रिजेक्टेड कर दिए जाते हैं, उसके बाद आप कलाकार बनते हैं और उसके बिना ये वो नहीं है जी, ये गुडी-गुडी सा रास्ता नहीं है। ये है ना वो हुँ। गालिब ने कहा ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ के क्या जा। एक आग का दरिया है और डूब के जा। डूब तो के ये जाना आग के है। दरिया में आप छलांग मार रहे हैं, ये कला जो का समंदर जो है ये आग का दरिया है। दिखता ऐसा है, होता कुछ और है, होने न होने से जो परे है। जो नहीं दिखता वहाँ वो होता है और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी ज़्यादा। आप प्रोसेस में जिए। तो वो कोल्टे साहब का जो बहुत सालों पहले कहा हुआ जो वाक़या है कि प्रोसेस, तो वो दुःख नहीं देगा प्रोसेस। प्रोसेस में है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। हम एक लैंग्वेज को रच रहे हैं, पढ़ी जाएगी, समझी जाएगी तो भी अच्छा है, नहीं समझी जाएगी तो भी अच्छा है। तो ये सब कुछ है और तुरंत जो पैसे वग़ैरह ये तो बाय प्रोडक्ट है आर्ट का। आर्ट रिज़ाइड होने इन ना यू। होने से परे। हुँ, तो वो चीज़ है। जी। अमित जी और और क्या कर फ़िलॉसफ़ी रहे हैं आजकल? ओके, जो प्लीज़ फिलॉसफी के बारे में कुछ कर रहे फ़िलॉसफ़ी जो होता है, फ़िलॉसॉफ़िक अगर अप्रोच है तो ये ज़िंदगी को आसान कर देता है जी। हैं। एस्थेटिक अगर अप्रोच हमारे लाइफ़ के अंदर है, हमारे थॉट में अगर हुँ, है, तो हमारा एक ज़िंदगी बड़ा आसान हो जाता है। देखिए आप बहुत हुँ, कम समय के लिए यहाँ, तो हुँ, बार-बार आपका जो फ़िलॉसफ़ी है आपको ये बार-बार आप किसी भी मज़हब से हों, किसी भी संप्रदाय को मानते हों, वो सभी आपको यही हुँ, सिखाएँगे, एक ही सीख देंगे कि हुँ, आप यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं हैं। आप यहाँ पे बहुत सारी कलेक्टिव मेमोरीज़ के साथ भी हैं। हुँ, हमेशा नहीं है, आपका समय कम है, आप अकेले नहीं हैं। तो बस इस 2 भाव को लेके आप चलते जाइए और सीखते जाइए। तो उससे हुँ, उससे बहते जाइए। तो अभी जो है इन दिनों पढ़ाना हो रहा है, दिल्ली में भी पढ़ाता हूँ 2 दिन। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे।
और यहाँ अच्छा। पे जयपुर में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। जब अपना टाइम मिलता है तो अपना स्टूडियो प्रैक्टिस करता हूँ। गढ़ी में भी स्टूडियो प्रैक्टिस करता हूँ। तो जब 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 अच्छा। कुछ-कुछ काम होता है और आप करते जाइए, ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। कंट्री में भी घूमते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्विटेशन पे ही घूमते हैं, अपने पैसे से भी घूमने जाते हैं। जी, जी। तो ये आर्ट ने ये तो अभी पढ़ाने लगा, 20-22 साल मैंने फ्रीलांसिंग किया था, 20-22 साल। हुँ, स्टेशनों पे पेंट किया, पहले मोनोक्रोमैटिक करता था, तो कोई स्टेशनों पे जी। काम मिला, तो ऐसा हज़ारों स्क्वायर फीट दीवारें हमने पेंट की, बिल्कुल ऐसे सामने से, तो रंग वहाँ से आए। हुँ, इतने सारे मल्टीपल कलर्स आए, उन स्टेशनों को पेंट करते। तो जब घर आए तो लगा कि कुछ भी नहीं किया, तो फिर कुछ नई चीज़ आती है, फिर नया अनुभव करते हैं, तो ये है। और और इसके अलावा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? चाइनीज़ इंटरनेशनल आर्टिस्ट एक्सचेंज रेसिडेंसी के बाद व और क्या-क्या पाइपलाइन में वहाँ है? पे कैन यू जस्ट टेल? पाइपलाइन में तो ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसके बाद में जब फिर कुछ आता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा। लाइन सर पाइपलाइन भरी रहती है, बस पढ़ना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। जब खाली समय होता है तो खूब सारा पढ़ते हैं। ये आप इधर हुँ, देख हुँ। सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पीछे किताबें हैं, तो खूब सारी किताबें खरीदते रहते हैं। तो जब बहुत हुँ, सारी नई पढ़ी हुई किताबें भी है, जो अभी अनपढ़ी रह गई है। और म्यूज़िक सुनना, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। यात्राएँ करना है, कब अलग-अलग जगह हुँ, पे कई-कई बार जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है हुँ, कि एक टूरिस्ट के जैसे नहीं देखना जी ज़िंदगी को। ज़िंदगी को अनुभव करने के हुँ। लिए बार-बार जाना पड़ेगा आपको हिमालय के पास, बार-बार समंदर को छूना पड़ेगा, बार-बार नदियों की संगत करनी पड़ेगा, बार-बार रेगिस्तान का दामन थामना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और यही कला भी यही है और हर पल कुछ ना कुछ है जी। और दूसरा बोर होना छोड़ना पड़ेगा। ये एक अजीब-सा सिंड्रोम हमारे यहाँ पर आ गया। जैसे ही कोई भी आदमी बिना मोबाइल के कुछ नहीं तो व्हाट्सएप देखना है, कुछ नहीं तो वो करना है। अरे आप अपने अंदर ही भीतर बहुत सारा है। तो भीतर हुँ, का जो जर्नी है ये करवाना पड़ेगा। मतलब ये सबको करना पड़ेगा जो कला में आता है। और ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता जी कि मैं बोर हो रहा हूँ। मैं अभी बोरियत को दूर आपके पास तो बहुत काम है और मुझे लगता है कि कलाकार होना ही अपने आप में एक ज़िम्मेदारियों भरा सबब है। अभी हुँ। कलाकार के मायने जो हैं वो लोग कुछ डिफरेंट हो गए मायने। सबको अनीश कपूर क्या आ हो गया। गया? अनिश अच्छा। नहीं मायने मतलब यस, कि यस। मायने मतलब जतिन दास कहते हैं कई बार, हुँ, ऐसे कलाकार दिखते हैं हुँ, जी जो कभी स्केच बुक भी नहीं रखते। नहीं, हुँ, आप हुँ। करिए उसके आप आईपैड पे भी काम करिए, लेकिन आईपैड तो रखो कम से कम, कुछ तो रखो, कुछ ड्राइंग करना है। कलाकार कम होता है, एक एचडीएफसी के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा लगते हैं। तो हुँ, ये साधना का है, ये तपस्या का रास्ता है। तो जब तप जो है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हैं, हमारे मेंटर हैं यूनुस खीमानी। तो यूनुस हुँ, साहब बड़े सीनियर हैं, वो बड़ौदा से पास आउट हैं। राजीव लोचन और ध्रुव मिस्त्री के क्लासमेट थे। और कई वर्षों तक यहाँ पे सवाई मानसिंह म्यूज़ियम के डायरेक्टर रहे। तो एक दिन मैं उनसे मिलने गया, तब वो डायरेक्टर थे, सीट पे बैठे हैं, म्यूज़ियम सँभाल रहे हैं। 6-7 दिन बाद देखते हैं कि यूनुस दादा दाढ़ी बढ़ा के, कुर्ता पहन के हमें छोड़ दिया और क्या बस अब पेंट करना है। और आप देखें मई की गर्मी में, ज़बरदस्त हुँ। मई-जून की गर्मी, तप और वो वहाँ पे अपना स्कल्पचर बना रहे हैं। अपने घर के अंदर ही बैठे-बैठे चीज़ों को जोड़-जोड़ के और जो मतलब शिद्दत थी उनकी वो मतलब सलाम करने के लायक। और तो मुझे बोलते हैं ये तप से रिलेटेड तुम वर्ड्स ढूँढो मेरे लिए। तप, 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 तप मतलब तपस्या, तप मतलब टेम्परेचर ताप। तो ये एक भट्टी है, ये पूरी एक संसार एक भट्टी है, संसार एक तंदूर है, उसमें आपको तपना है। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। तो ये तपने से नहीं डरना चाहिए। तपना और तपना जो है वो केवल फिज़िकल तपना नहीं है जी, वो मेंटल यस। तपना भी है, वो इमोशनल भी है, वो साइकोलॉजिकल भी है, वो आपका जो रिजेक्शन को स्वीकार करना, वो भी एक तपस्या हुँ, है, कि हम रिजेक्ट कोई बात नहीं,
एक दिन वो आएगा, पेशेंस रखना। अभी तो सबको जो है मतलब शाहरुख खान, सलमान खान जैसा हो जाना है। सबको गैलरी से ही इन्फ्लुएंसर चाहिए। बनना है। नहीं, हाँ, तो ये है ना, सबको गैलरी से चाहिए जी। सबको एक ऐसा रंजीत होसकोटे जैसा क्यूरेटर चाहिए। आप अपने हम्म, क्यूरेटर बनिए। जब समय आएगा तो वो भी आ जाएँगे आपके पास। तो नए लोगों को बहुत पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे हम्म, कलाकार उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। हम पढ़ते नहीं हैं, हम कुछ नई चीज़ों को जानते नहीं हैं। हम सुनी-सुनाई हम्म, बातों पे यकीन रखते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, वैसे ही आर्ट में भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जैसे हम्म, पॉलिटिक्स में हो रहा है ना कि रवीश कुमार बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो आर्ट में भी कोई बात सुनता है, किसी है ना, हम्म, ऐसा ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं। और अर्पणा कौर जो हैं, आप उनसे अगर उनकी पेंटिंग का कीमत जानेंगे, तो कई बार आप हैरान हो जाएँगे कि आपने इतनी कम पेंटिंग का कीमत रखा है। और उसके पास में आप कोई नए फाइन बीएफए या एमएफए के स्टूडेंट का पेंटिंग, वो कितना है? 7 लाख रुपया। और अर्पणा जी का बहुत, आपको उसमें उनका आधा भी नहीं होगा। तो क्या अर्पणा हम्म, कौर को मार्केट के बारे में नहीं पता था? तो आप किसको देख रहे हैं? तो ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा देखना, प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। और असल तो भाव, जो भाव इज़ इम्पोर्टेंट। हम्म, आर्टिस्ट मतलब कला मतलब भाव है जी। कला मतलब व्यापार नहीं। व्यापार तो पैसा तो उसका बाय प्रोडक्ट है। हम तो सब अभी ऐसा सोच रहे हैं कि बस ये केवल पैसा ही आर्ट है। आएगा इससे पैसा, सब सबके पास आता है। ये आर्ट वो चीज़ है कि आप 1 लगाएँगे, आपका ₹1 का परिश्रम आपको 1 लाख देके जाता है। हम्म, वो खुदा भी बंदे से पूछे, बोल तेरी रज़ा क्या? इतनी मेहनत करी है, इतना काम करी है, उसको दया आ जाए। कितनी हम्म, तपस्या हुसैन ने की होगी, कितना गाय-तोंडे पिसे होंगे। गाय-तोंडे कहते थे कि जो कला है वो जीने की नहीं, मरने की चीज़ है। अब ये मरना क्या है? ये मरना फिज़िकल डेथ नहीं है, ये वो गोरख वाला मरना है। मरो रे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मरया गोरख डीठा। तो ये मरने के लिए इस कंट्री में लोग आते हैं, जो जीने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाते हैं। ये वो लैंड है, और ये मरना मतलब इटर्निटी को पाना, मरना मतलब कुछ रचना। तो ये अलग है जी, ये सुपुर्दे खाक होने के यहाँ पे जो मिसरे हैं, ये बहुत अलग है। तो ये लोगों को पढ़ना चाहिए। फिलॉसफी भरी पड़ी है हमारी फिलॉसफी। लोग अपने 25 किलोमीटर के परिवेश को आप सीखें, जाके देखें कितने दरख्त हैं, कितनी किस्म की भाषाएँ हैं, कितने किस्म के कारीगर हैं, कितनी किस्म की गलियाँ हैं। ये तो जयपुर तो हमारा इसी से भरा पड़ा है। सुनार की गली अलग है, लुहार की अलग है, हम्म, कुम्हार की अलग है, ठठेरों का रास्ता है, या कहीं हम्म, चमड़े का काम हो रहा है, कहीं कागज़ बन रहा है। मुगल मिनीचर का पेपर यहाँ सांगानेर में बन के जाता था, पसली पेपर। तो यहाँ पे वो कारखाने थे। बादल महल जो है जयपुर के अंदर, वो पोर्ट्रेट का कारखाना था। हम्म, तो बहुत कुछ है। तो इन सब से एनर्जी, इन सब से प्रेरणा लेनी है। तो ये प्रेरणा का जो स्रोत कहीं और नहीं है, प्रेरणा आपके इर्द-गिर्द है, आपकी स्मृतियों में प्रेरणा है। तो उसको जानना, और उसके साथ में एक कनेक्शन बनाना, और उसको ट्रांसफ़ॉर्म करना। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाई जाती। तो ये किसी अ, बड़े अच्छे उस्तादों के साथ रह के सीखने को मिलता है। आप जब किसी उस्तादों के साथ होते हैं, तो आप हम्बिलिटी को हम्म। सीखते हैं। ये हम्बिलिटी भी कलाकार को सीखना चाहिए, विनम्रता। ये बहुत अगेन इससे मुझे ये लगता है कि आर्ट और आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते हैं, वो होता है इनहेरेंटली। अगर हम में वो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्वियस सी चीज़ें भी हमारे सामने से चली जाएंगी एंड हम उन्हें नहीं करेंगे, बट जो आर्टिस्ट होता है ये वो तो देख लेता है कि ये तो है सर, ये तो है। और मतलब अब पता नहीं, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जी ये सब कुछ बंद कर दो, जिसको प्यास होगी वो अपने आप ढूँढेगा और अपने आप खोजेगा। लेकिन हम्म, कुछ-कुछ हमको एक ट्रैक तो बनाना पड़ेगा जी, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश है। इतने सारे हम्म, कलाकार लोग बनना चाहते हैं, लोग ढूँढ रहे हैं अपने-अपने रास्ते। तो कुछ एक फॉर्मेशन हो, लेकिन हम एस्थेटिक्स पे जोर दें।
हम उनको उनको फिलॉसफी पढ़ाएँ, हम उनको लाइफ़ पढ़ाएँ। एग्जैक्टली। लाइफ़ राइट। लाइफ़ पढ़ाना इम्पोर्टेंट है। कलाकार मतलब तो जीवन, कलाकार मतलब ये नहीं है जी कि एक सिर्फ कभी भी बड़े लोगों ने या राम कुमार को देखें, हम्म, गायतोंडे साहब को देखें, कभी उसको उसको अपने आर्टिस्ट होने को वो कभी उसका प्रिविलेज नहीं उठाया। वो हम्म, इसी मिट्टी के बने रहे। मतलब प्रिविलेज मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ आपको कि उसका नाजायज़ हम कहें ना जिसको नाजायज़ हम्म, अ, कुछ पजेशन किसी भी पजेशन हम्म, मतलब पजेशन सिर्फ ज़मीन का, पैसे का नहीं होता है जी, थॉट का पजेशन होता है, आपके रिसोर्सेज़ का पजेशन होता है, आपके होने के एक्जिस्टेंशनल जो हम कहें, तो वो बहुत ही एक ह्यूमन बीइंग बन के रहे। बहुत साधारण से हम्म, इंसान और उसमें वो चीज़ों को खिलाते रहे। शांति निकेतन से हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। कैसे-कैसे नंदलाल बोस के आप काम देखिए, शर्वरी राय चौधरी के काम देखिए, कम लोग थे क्या साथ में? कुमार गंधर्व कम थे क्या? मल्लिकार्जुन मंसूर आप देखिए। तो अभी भी अब आज भी हमारे पास में ऐसे कलाकार हैं, इस समय में मौजूद हैं, जिनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और वो देने के लिए तैयार हैं, बस जाने की देर हम्म। है, ऐसे मास्टर्स हैं तो अपने पास में। जी जी। तो इस कॉन्वर्सेशन को इस एंड पे कंक्लूड करता हूँ कि फिलॉसफी का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आर्ट में ही नहीं, कोई भी फील्ड में फिलॉसफी बताया जाना बहुत ज़रूरी है। साइंस हो, मैथ्स हो, हम पढ़ रहे हैं बट हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, या वो क्यूरियोसिटी से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और काफ़ी बार आर्टिस्ट हमारे अंदर ही है, हमें वो स्टिमुलस नहीं मिलता है कि उस चीज़ को और एक्सप्लोर किया जा सके। तो थैंक यू सो मच अमित जी, आपने टाइम दिया और इतनी सारी बातें करी हमारे साथ। एंड टाइम की थोड़ी सी कमी है और काफ़ी बातें आपसे करनी थी। आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में, राजस्थान के बारे में, एआई के बारे में हमने बातें करी, और जेएनयू की बातें की हमने, एंड लाइफ की बातें की। तो थैंक यू सो मच अमित जी, एंड बेस्ट ऑफ लक for your upcoming residency, and we'll see you again. थैंक यू, थैंक यू।